हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। आज हम बात करेंगे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 की, यानी किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के बारे में। यह अधिनियम उन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था जो या तो कानून के संघर्ष में थे, यानी कानून द्वारा जिन्हें पनिशमेंट मिली थी, या फिर जिन्हें देखभाल या संरक्षण की आवश्यकता थी। इस कानून का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सजा देना नहीं, बल्कि उनका सुधार और पुनर्वास और समाज में पुनः स्थापित करना है। साथ ही यह अधिनियम बाल संरक्षण, दत्तक ग्रहण यानी अडॉप्शन, बाल कल्याण समितियां तथा किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान भी प्रदान करता है। तो आइए समझते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की मुख्य धाराएं, उद्देश्य और महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में। यह अधिनियम बच्चों को सर्वोत्तम हित, संरक्षण और पुनर्वास पर विशेष जोर देता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 किशोर न्याय अधिनियम 2015। परिचय। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके पुनर्वास के लिए भारत का एक प्रमुख कानून है। 16 से 18 वर्ष के बीच के किशोरों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों के मामले में इसे वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए जाना जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास किशोर न्याय अधिनियम 1986 था, उसके बाद में किशोर अधिनियम 2000 बना, तो न्याय अधिनियम 2015 की आवश्यकता क्यों हुई। 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि किशोर न्याय अधिनियम 2000 एक्ट में कुछ कमियां महसूस की गई थी और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार कानून को भी अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। जैसे कि आप जानते हैं कि निर्भया कांड 2012 में हुआ था, जो इसमें एक आरोपी था जिसकी आयु मात्र 17 वर्ष की थी। तो जो जुवेनाइल एक्ट हमारा 2000 था, उसके अंदर जो किशोरों द्वारा किए गए अपराधों की जो आयु निर्धारित की गई थी वो थी 16 से 18, और उस आरोपी की आयु मात्र 17 वर्ष की थी, जिसकी वजह से उसके द्वारा किया गया जघन्य अपराध सजा नहीं दी गई थी। तो 16 से 18 वर्ष के किशोरों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों के मामले में विशेष प्रावधान होने चाहिए, इसकी मांग उठी। इसके और भी अन्य कारण थे जिसकी वजह से 2015 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को लागू किया गया था। तो किशोरों के द्वारा अपराधों में वृद्धि, बाल अधिकारों की बेहतर सुरक्षा तथा अडॉप्शन यानी दत्तक ग्रहण को सरल बनाने से किशोर न्याय अधिनियम 2015 केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता का मुख्य उद्देश्य था। देखते हैं किशोर न्याय अधिनियम 2015 के मुख्य बातें। पहला है लागू होने की तिथि तथा उद्देश्य। तो अब ये देखते हैं कि जो किशोर अधिनियम 2015 है वो कब लागू हुआ था। तो ये अधिनियम 15 जनवरी 2016 को लागू हुआ, जिसने पुराने किशोर अधिनियम 2000 का स्थान ले लिया। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए उनके पुनर्वास और विकास के लिए बाल मैत्री यानी चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण प्रदान करना था। सेकंड है, बच्चों को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया था। अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के सभी लोगों को बच्चा माना गया था। इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है विधि के उल्लंघनकर्ता बच्चे यानी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ऐसे बच्चे जिन पर अपराध करने का आरोप होता है। दूसरा है देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो ऐसे बच्चे जो अनाथ है, परित्यज्य है यानी छोड़ दिया गया है, घर से निकाल दिया गया है, ऐसे बच्चे जो दुर्व्यवहार और शोषण के शिकार हैं। ठीक है। थर्ड है जघन्य गंभीर अपराधों में बदलाव। तो जैसे जैसे परिस्थितियां बदली हैं, जो अपराध हैं वो वयस्कों के साथ साथ वो किशोरों द्वारा भी बहुत ज्यादा होने लगे हैं। तो इसके लिए इस एक्ट को लागू किया गया था, जिससे कि उन बच्चों पर ध्यान दिया जा सके, उन किशोरों द्वारा होने वाले अपराधों को रोका जा सके। ठीक है। तो इस अधिनियम का सबसे बड़ा बदलाव यह था कि यदि 16 से 18 वर्ष के बीच का कोई भी किशोर जघन्य यानी हीनियस अपराध करता है तो किशोर न्याय बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा प्रारंभिक आंकलन के बाद में उस पर बालिग की तरह ही मुकदमा चला जाएगा। यानी जब भी कोई किशोर वो हीनियस क्राइम करता है तो उस पर सबसे पहले तो उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी किशोर न्याय बोर्ड द्वारा। उसके बाद में जो उसकी रिपोर्ट होगी, यदि वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से समझदार और माना जाता है तो उसके ऊपर वयस्क आरोपी के तरह ही मुकदमा चलाया जाएगा सेशन कोर्ट में। ठीक है।
फोर्थ है अपराधों का वर्गीकरण। तो अब हम जानेंगे कि किशोरों द्वारा कौन कौन से अपराध किए जाते हैं। ठीक है, आज किशोर न्याय अधिनियम 2015 में बच्चों द्वारा किए गए अपराधों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है छोटे अपराध। तो ऐसे अपराध जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार छोटे अपराध यानी पेटी ऑफेंसेस वे अपराध होते हैं जिनमें कानून के तहत अधिकतम 3 साल तक की सजा का प्रावधान होता है। पहला है कि कम सजा। ऐसे अपराधों के लिए कानून में 3 साल या उससे कम की सजा का यानी जेल की सजा तय की है। इसका उद्देश्य होता है कि बच्चों को छोटे मोटे अपराधों के लिए सख्त कानूनी प्रक्रिया और जेल जाने से बचाना। ठीक है, जो छोटे अपराध होते हैं उसके लिए किसी भी किशोर बच्चे को जो कि 16 से 18 वर्ष का है उसे जेल नहीं भेजा जाता है। उसको जेल ना भेजने का एक मुख्य उद्देश्य ये होता है कि उन्हें बड़े अपराधियों के द्वारा या गंभीर अपराधियों से दूर रखा जाए ताकि वो और ज्यादा गलत संगत में ना पड़े। थर्ड है पुनर्वास पर जोर। ऐसे मामलों में बच्चों को सुधारने, उनकी काउंसलिंग करने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लाने पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जो छोटे पेटी ऑफेंसेस है उसका मुख्य एग्जाम्पल है छोटी मोटी चोरी करना, रास्ते में किसी प्रकार का झगड़ा करना, मारपीट करना या बिना अनुमति के किसी की संपत्ति में घुस जाना तथा शांति भंग करना आदि। ये मुख्य उदाहरण है पेटी ऑफेंसेस के। सेकंड है गंभीर अपराध यानी सीरियस ऑफेंसेस। किशोर न्याय अधिनियम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अनुसार गंभीर अपराध वे अपराध होते हैं जिनमें कानून के तहत उनसे 7 साल की तक की सजा का प्रावधान होता है। आगे बात हम देखते हैं। पहले है सजा का दायरा। तो इन अपराधों के लिए भारतीय न्याय संहिता यानी BNS या किसी अन्य कानून में न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 7 साल की सजा तय की गई है। यानी जो भी कोई किशोर कोई ऐसा गंभीर अपराध करता है जिसकी सजा 3 से 7 साल की है तो उस पर भारतीय न्याय संहिता द्वारा किसी भी अन्य कानून के द्वारा सजा तय की गई है। सेकेंड है किशोर न्याय बोर्ड JJB। इन मामलों की सुनवाई भी किशोर न्याय बोर्ड के सामने ही होती है। बच्चे को सामान्य अपराधी की तरह जेल नहीं भेजा जाता है। यानी जब भी कोई बच्चा या किशोर अपराध करता है, ठीक है, जब गंभीर अपराध करता है तो उसकी सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड के सामने की जाती है, परंतु उसे जेल नहीं भेजा जाता है। उसे एक स्पेशल होम में या फिर किसी भी सुधार गृह में रखा जाता है। थर्ड है जमानत के नियम। छोटे अपराधों की तुलना में इसमें जांच प्रक्रिया थोड़ी अधिक विस्तृत होती है, लेकिन बच्चे की सुरक्षा और सुधार को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, यानी बच्चे की सुरक्षा होती है सर्वोपरि वो होती है तथा उसे सुधारने की कोशिश की जाती है ताकि वो भविष्य में ऐसे कोई भी अपराध पुनः ना दोहराए। अब इसके एग्जाम्पल हैं गंभीर चोट पहुंचाना, चोरी करना, डकैती की कोशिश करना, धोखाधड़ी देना या जालसाजी करना तथा साथ ही साथ नशीले पदार्थों की छोटी मात्रा के साथ पकड़े जाना। देखा होगा आपने छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो ड्रग्स के पैकेट वगैरह बेच रहे होते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं होती। तो इसीलिए जब भी किसी बच्चे इस प्रकार के बच्चे को पकड़ा जाता है जो किशोर है और उसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया जाता है तब ये यही चीज इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि उस बच्चे ने अपनी मानसिक संतुलन के हिसाब से वो कार्य किया है। ठीक है, ये वो इतना उसका मानसिक संतुलन इतना परिपक्व है कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है या उसका क्या परिणाम होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, बच्चा छोटा होता है तो उसे सुधार गृह में भेजा जाता है। ठीक है, ऐसे जो बच्चे होते हैं जिन्होंने गंभीर अपराध किया उन्हें जेल से बचाया जाता है, उन्हें जेल नहीं भेजा जाता है। अन्य अपराध यानी हीनियस ऑफेंसेस। किशोर न्याय अधिनियम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 2 क्लॉज 33 के अनुसार जघन्य अपराध यानी हीनियस ऑफेंसेस वे अपराध होते हैं जिनमें कानून के तहत न्यूनतम 7 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान होता है। यह इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील श्रेणी है। अब इससे रिलेटेड हम देखते हैं की पॉइंट। पहला है कड़ी सजा वाले मामले। तो इन अपराधों के लिए भारतीय न्याय संहिता यानी BNS या किसी अन्य कानून के तहत उम्र कैद या फिर मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है। यानी कोई भी व्यक्ति यदि किसी का मर्डर करता है, बलात्कार करता है या सामूहिक बलात्कार करता है, देश के खिलाफ साजिश करता है, आतंकवादी की गतिविधियों में शामिल होता है तो ऐसे बच्चे को ऊपर या किशोर के ऊपर ऐसे किशोर के ऊपर 7 साल या उससे अधिक तक की सजा का प्रावधान है। वयस्क की तरह मुकदमा। तो जो यदि 16 से 18 साल की आयु का कोई भी किशोर ऐसा अपराध करता है तो परिस्थितियों को देखते हुए उस पर बालिग यानी जो वयस्क व्यक्ति होता है जिसको जब वो कोई क्राइम करते हैं तो उन्हें कोर्ट के न्यायालय में ही उसका मुकदमा चलता है। तो उसी तरीके से किशोर पर भी सामान्य अदालत में ही मुकदमा चलाया जाएगा।
उसे किसी सुधार गृह में नहीं भेजा जाएगा। अप्रारंभिक आकलन यानी जब भी किसी किशोर को सीधे बड़ी अदालत में नहीं भेजा जाता है, जब इस प्रकार की कोई जघन्य अपराध किसी किशोर द्वारा किया जाता है जिसकी सजा 7 साल या उससे अधिक की होती है, तो उसे सीधे सेशन कोर्ट में नहीं भेजा जाता है। सबसे पहले उसको यानी किशोर न्याय बोर्ड में भेजा जाता है, जहाँ 3 महीने तक उसके ऊपर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। बच्चे की मानसिक और शारीरिक क्षमता कैसी है तथा क्या उसने अपराध के परिणाम को समझते हुए अपराध किया है, ये जांच की जाती है। अगर वो इस चीज का दोषी पाया जाता है तब जाके उसको सेशन कोर्ट में उसका जो केस होता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर उस किशोर के ऊपर वैश्य के भांति ही केस चलाए जाते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल। इस श्रेणी में समाज को झकझोर देने वाले बेहद गंभीर अपराध शामिल होते हैं, जैसे कि हत्या करना, बलात्कार करना, सामूहिक बलात्कार, आतंकवादी गतिविधियां या फिरौती के लिए अपहरण या तेजाब एसिड अटैक जैसे अपराध शामिल हैं। जघन्य अपराध के मुकदमे की प्रक्रिया। अभी देखेंगे कि जघन्य अपराध जो हीनियस क्राइम होते हैं उसकी प्रक्रिया क्या क्या होती है, किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको प्रोसीडिंग होती है। तो पहले मामला जो होता है बोर्ड के पास जाता है। कौन से बोर्ड के पास जाता है? किशोर न्याय बोर्ड के पास जाता है, जेजीबी। ठीक है, तो अपराध के बाद मामला सबसे पहले जाएगा, ठीक है, किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम के पास जाता है। उसके बाद में मानसिक जांच होती है, तो बोर्ड मनोवैज्ञानिकों की मदद से बच्चे की मानसिक स्थिति की जांच करवाते हैं। थर्ड होता है अदालत का फैसला। जब अदालत का फैसला, यदि बोर्ड को लगता है इन्वेस्टिगेशन के बाद में, जब बोर्ड को ये लगता है कि अपराध क्रूर था, ठीक है, और बच्चा समझदार था जैसे कि निर्भया कांड में था, ठीक है, तो मामला बालक न्यायालय यानी चिल्ड्रन कोर्ट में या सेशन कोर्ट में भेज दिया जाता है। अन्यथा उसका सुधार गृह में पुनर्वास किया जाता है। यानी अगर वो बच्चा मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कमजोर पाया जाता है, ठीक है, और उसका मानसिक संतुलन सही नहीं होता, पागल हो या अब नॉर्मल हो, तो पुनर्वास के लिए भेज दिया जाता है, स्पेशल होम में भेजा जाता है। उसे फिर कोर्ट में नहीं भेजा जाता है, सेशन कोर्ट में उसका बाद नहीं चलता है। ठीक है, फिफ्थ है पुनर्वास और संस्थागत तंत्र। अब इस किशोर न्याय बोर्ड जो है, किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार बच्चों जो किशोरों के सबके लिए कुछ संस्थाएं भी बनाई गई है, जिसके अकॉर्डिंग उनकी देख रेख होती है, उनको सजाएं सुनाई जाती है, उनको स्पेशल जो होती है उनकी काउंसलिंग वगैरह की जाती है। फिफ्थ है पुनर्वास और संस्थागत तंत्र। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बच्चों को सुधारने के लिए, समाज में वापस लाने के लिए एक विशेष ढांचा बनाया गया है। इसे पुनर्वास या संस्थागत तंत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें कमेटियां बनाई जाती हैं। उन कमेटियों को उन बच्चों की देखरेख के लिए शिक्षा, उनके रहन सहन, खान पान और भविष्य की स्थिति को देखते हुए उनकी केयर वगैरह की जाती है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को सजा देना नहीं बल्कि उनका भविष्य सुधारना होता है। ठीक है, यानी बच्चों को जब आप किसी चीज के लिए भी नॉर्मल भी देखेंगे, अगर किसी बच्चे को आप प्यार से समझाएंगे सब, ठीक है, समझा कर करेंगे तो वो बच्चा बहुत जल्दी सुनेगा। लेकिन अगर उसी बच्चे को आप पनिशमेंट देंगे, ठीक है, तो वो उतनी जल्दी आपकी बात नहीं मानेगा। तो किशोरों की जो एज होती है वो थोड़ी सी, उस टाइम पर हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं उसके उस टाइम पर उन लोगों का जो हार्मोन्स होते हैं बहुत अपर लेवल पे होते हैं, तो उनको उनके लेवल पे जाकर समझाने से अच्छा है उनको बहुत कामली समझाया जाता है, ताकि वो समझे कि वो गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। इसीलिए उनकी काउंसलिंग की जाती है जब भी कोई अपराधी यानी अपराध करने वाले जो किशोर होते हैं जुवेनाइल जस्टिस के अंदर बोर्डों के सामने पेश होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो पहला है किशोर न्याय बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ये बोर्ड हर जिले में होती है। ठीक है, हर जिले के अंदर एक किशोर न्याय बोर्ड होती है। इसमें एक मजिस्ट्रेट होता है और जो दो जो होते हैं सोशल वर्कर होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। यह उन बच्चों के मामलों की सुनवाई करते हैं जिन पर अपराध का आरोप होता है। ठीक है, सेकेंड है बाल कल्याण समिति यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, CWC। ये समिति भी हर जिले में पाई जाती है। इसमें 5 सदस्य होते हैं जो बच्चों के मामलों के विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं। ये अनाथ, खोए हुए और पीड़ित बच्चों को की देखरेख तथा उनकी सुरक्षा का फैसला करते हैं। थर्ड है विशेष गृह और केंद्र, स्पेशल होम्स एंड सेंटर्स। बच्चों को रखने और सुधारने के लिए अलग अलग तरह के सुरक्षित स्थान बनाए जाते हैं, जहाँ बच्चों में उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके भविष्य के लिए तैयार किया जाता है तथा उन्हें वो एक स्किल सिखाई जाती है। ठीक है, ताकि वो वापस विशेष गृह से निकलकर, स्पेशल होम से बाहर निकलकर वापस जो है समाज के साथ जुड़ सके। जैसे पहला है प्रेक्षण गृह यानी ऑब्जर्वेशन होम। यहाँ उन बच्चों को अस्थायी रूप से रखा जाता है जिन पर मामलों की जांच अभी चल रही होती है, यानी जिन बच्चों पर की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनके आरोपों को लेकर, अपराधों को लेकर उन बच्चों को ऑब्जर्वेशन होम्स में रखा जाता है। सेकंड है विशेष गृह।
स्पेशल होम्स में यहाँ उन बच्चों को रखा जाता है जिन पर बोर्ड सुधार के लिए भेजता है, ठीक है, जिनकी काउंसलिंग की जाती है, जिनको एजुकेशन को ध्यान में रखा जाता है, जिन्हें वापस से सुधारने की कोशिश की जाती है और कुछ काम सिखाया जाता है तथा साथ में उनकी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया जाता है। उसके बाद है सुरक्षित स्थान, प्लेस ऑफ सेफ्टी। यहाँ 16 से 18 वर्ष के उन किशोरों को रखा जाता है जिन्हें बड़े और गंभीर अपराध किए होते हैं, ठीक है। बाल गृह, यहाँ उन बच्चों को रखा जाता है जिन्हें लंबे समय तक देखभाल और सुरक्षा की जरूरत होती है। अब है पुनर्वास के अन्य तरीके, तो अलग ही अभी तक हमने जो पढ़े हैं वो जो थे वो किशोर न्याय बोर्ड के हिसाब से जो थे वो उनकी कमेटियां वगैरह थी, जो संस्थाएं थी जिनके द्वारा उन बच्चों की केयर की जाती थी, उनको पुनर्वास किया जाता था, उन्हें सुधारा जाता था, उनकी काउंसलिंग की जाती थी, पढ़ाई लिखाई सब चीजों पर ध्यान दिया जाता था। कुछ और भी तरीके हैं जिनसे ऐसे बच्चों को सुधारा जा सकता है, उन्हें समाज से दोबारा जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो संस्थाओं में रखने के अलावा बच्चों को समाज में बसाने के लिए और भी तरीके हैं, जैसे कि बच्चों को गोद लेने का तरीका। तो अनाथ बच्चों को कानूनी तौर पर नया परिवार दिया जाता है। पहले ये प्रोसीडिंग जो होती थी बहुत डिफिकल्ट होती थी, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह करना, तो बहुत सारे कार्य करने पड़ते थे, परंतु इस अधिनियम के किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत अडॉप्शन को इजी बनाया गया, जिससे कि इन बच्चों को एक परिवार दिया जा सके, ठीक है। बच्चे देखे त्याग दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, माँ बाप छोड़ जाते हैं उनको रोड पे, ठीक है, या कोई शोषण के तरीके उनके शिकार होते हैं, या जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, मर जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को गोद दिया जाता है, ठीक है। तब देख ले फॉस्टर केयर, ये फॉरेन कंट्री से लिया गया है मेथड। बच्चों को कुछ समय तक के लिए एक जिम्मेदार परिवार के साथ रहने के लिए भेजा जाता है, जहां वो परिवार उसकी केयर करता है, उसे समझाता है, उनके साथ में रहकर वो एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता है। थर्ड है प्रयोजन। गरीब बच्चों को पढ़ाई तथा रहने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, ठीक है। ऐसे बच्चे जहाँ जिन्हें उन्हें शिक्षा दी जाती है तथा उनको वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे कि वो अपना भविष्य बना सके, अपने रहन सहन खान पान के ध्यान और उनके हेल्थ के लिए अपना ध्यान रख सकें। फोर्थ है परामर्श। बच्चों के व्यवहार को बदलने के लिए डॉक्टरों की मदद ली जाती है, उन बच्चों की काउंसलिंग की जाती है, ठीक है। उनके मानसिक और शारीरिक रूप से उन्हें हेल्दी बनाया जाता है, सही और गलत में अंतर बताया जाता है तथा उन्हें बेहतर इंसान बनाने की कोशिश की जाती है। अब जुवेनाइल जस्टिस 2015 में एक नई भूमिका जोड़ी गई है, वो है पुलिस की। तो पुलिस का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी कोई अपराधी अपराध करता है तो सबसे पहला जो उसका अपना होता है वो पुलिस के साथ होता है। तो पुलिस की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि उन बच्चों को किस तरीके से वो ट्रीट करे, ठीक है। तो जुवेनाइल जस्टिस 2015 के अंतर्गत पुलिस की भूमिका केवल अपराध की जांच ही करना नहीं है, बल्कि बच्चे के अधिकारों हितों की रक्षा भी करनी है, ठीक है। कई बार बड़े ही लोग जो है वो पुलिस से बहुत डरते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पुलिस उनको किस तरीके से ट्रीट करेगी। तो बच्चों की बात ही अलग हो जाती है, इसीलिए पुलिस की का रोल इसलिए महत्वपूर्ण बनाया गया है ताकि बच्चे उनके साथ कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है। पुलिस को देखते ही भागना नहीं शुरू कर दे, इसलिए जब भी कोई बच्चा अपराध करता है तो पुलिस का ये ड्यूटी होती है, उसका कर्तव्य है कि वो बच्चों को कंफर्टेबल जोन में अपने रखे, ताकि उनके साथ में वो उनसे सौहार्दपूर्ण व्यवहार करे और उनसे आराम से पूछताछ करे, ठीक है। अगर वो कड़े स्वर में या कड़े तरीके से, ठीक है, उनके साथ पूछताछ करेंगे तो कुछ नहीं बताएंगे, बल्कि उनकी और जो अग्रेशन है वो और बढ़ेगा, ठीक। तो पहला है मुख्य भूमिकाओं में, पहला बाल अनुकूल व्यवहार, यानी बच्चों के अनुसार बच्चों के साथ में व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। बच्चे के साथ में बच्चा बनकर ही आप उनको डील कर सकते हैं, अगर आप बड़ों के तरीके से डील करेंगे तो वो आपकी बात ना सुनेंगे ना समझेंगे। पुलिस को बच्चों के साथ में सम्मानजनक और संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए और आप जब भी उनके वो आपकी जांच में भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है विशेष किशोर पुलिस इकाई। बच्चों से जुड़े हुए मामलों की जांच के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई या प्रशिक्षित अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। थर्ड है बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना। संरक्षण की आवश्यकता में तो पुलिस उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य कर सकती है, ठीक है। और अभिभावकों को सूचना देना, बच्चों के पकड़े जाने पर या संरक्षण में लिए जाने पर उनके माता पिता या अभिभावकों को तुरंत सूचित करना, ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, इनका एक कर्तव्य होता है। फिफ्थ है किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना। कानून के साथ संघर्ष में आए, यानी जो बच्चे अपराध करते हैं
ठीक है, उन बच्चों को 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड जेजेबी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से वयस्क के द्वारा किए गए कोई भी क्राइम जब वो करते हैं तो उन्हें सबसे पहले क्या होता है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो इसी तरीके से जब भी कोई बाल अपराधी होता है, ठीक है, जो 16 से 18 साल की उम्र के बीच का होता है, उसे पकड़े पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर सबसे पहले उन्हें किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश करना होता है। 6 बच्चों को जेल में ना रखना। किसी भी किशोर को वयस्क अपराधियों के साथ में पुलिस लॉकअप या जेल में नहीं रखा जा सकता है। बच्चों को जेल में ना रखने का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है कि बच्चों का मन कोमल होता है। उन्होंने किन परिस्थितियों में वो अपराध किया है उसके जानने के बाद भी बच्चों को किसी भी बड़े अपराधी या वयस्क अपराधियों के साथ में नहीं रखा जाने चाहिए, क्योंकि जो बड़े हैं उनका दिमाग बहुत परिपक्व होता है। ठीक है, उन्होंने सोच समझ के वो क्राइम किया होता है। ठीक है, और बच्चों को उन जो क्रिमिनल या अपराधियों के साथ में रखने से क्या होगा, वो और अग्रेसिव होंगे, वो और बुरा काम जैसी संगत होगी वो वैसे कार्य करने में और सक्षम हो जाएंगे। तो इसीलिए बच्चों को क्रिमिनल से दूर रखना चाहिए ताकि उनको जल्द से जल्द सुधारा जा सके। ठीक है, और समाज के साथ में मुख्य धारा के साथ में जोड़ा जा सके। 7 है पुनर्वास में सहयोग करना। तो पुलिस बच्चों के सुधार और पुनर्वास की प्रक्रिया से संबंधित अधिकारियों के साथ में सहयोग कर सकती है। ठीक है, तो पुलिस का ये कार्य होता है कि बच्चों के पुनर्वास और उन्हें सुधारने में सहयोग, पुलिस का ये कर्तव्य है पुनर्वास से संबंधित अधिकारियों के साथ में मिलकर उन बच्चों के पुनर्वास में और उन्हें सुधारने की कोशिश करे, जिससे कि वो अपना भविष्य उज्जवल बना सके। क्योंकि जो बच्चे हैं हमारे देश का भावी भविष्य होते हैं। अगर आज हमने बच्चों को सुधार के उन्हें सही राह पे लगा दे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। अब है राज्य सरकार की भूमिका, रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के अंतर्गत राज्य सरकार बच्चों के संरक्षण, देखभाल, पुनर्वास, न्याय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति का गठन करना। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो किशोर न्याय बोर्ड है वो बच्चों का ही से रिलेटेड संबंधित है। उनके सारे केसेस हैं, चाहे वो छोटे अपराध हो, चाहे वो गंभीर अपराध हो, चाहे वो जघन्य अपराध हो, उनकी सभी जो कार्रवाई होती है, जो प्रक्रिया होती है, वो जो किशोर न्याय बोर्ड द्वारा ही की जाती है। बाल दल देखभाल संस्थानों जैसे बाल गृह, निरीक्षण गृह और विशेष गृह तथा सुरक्षित स्थानों की स्थापना और संचालन करना ही राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। विशेष किशोर न्याय पुलिस इकाइयों का गठन करता था, अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना जिससे कि वो किशोर न्याय बोर्ड की सहायता कर सके और ऐसे अपराधी बच्चों को करने में उनकी मदद कर सके। बच्चों को पुनर्वास और सामाजिक पुनर्स्थापन के लिए योजनाएं और कानूनी कार्यक्रम लागू करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। समय समय पर बच्चों के लिए एक योजनाएं बनाना और उनके लिए कार्यक्रम तैयार करना जिससे कि वो उनमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, उनका विकास हो, मानसिक और शारीरिक विकास हो सके। ठीक है, उन्हें नई नई स्किल सिखाना, उनकी शिक्षा पर ध्यान देना, ठीक, उनकी काउंसलिंग करना और उन्हें बेहतर भविष्य देने की तैयारी करना राज्य सरकार का ही कार्य है। बाल संगठन सेवाओं की निगरानी करना तथा ये सुनिश्चित करना कि बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। ठीक है, तो बाल संरक्षण समिति का कार्य ये है कि बच्चों की जो हरकतें होती है, जो उनकी कार्य गतिविधियां होती है, उन पर ध्यान रखते हैं, निगरानी रखते हैं, जिससे कि उन बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन ना हो और वो बेहतर इंसान बन सके। 6 है दत्तक ग्रहण, फोस्टर केयर और प्रयोजक यानी आर्थिक सहायता जैसे व्यवस्थाओं को बढ़ाना, जिससे कि उन बच्चों को एक बेहतर परिवार मिल सके। ठीक है, एक केयर सुरक्षित स्थान मिल सके और आर्थिक सहायता मिल सके, जिससे कि वो अपना आर्थिक और मानसिक और शारीरिक जो है विकास कर सके। 7 है अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और संस्थाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वे अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन कर सके। अब जो न्याय अधिनियम 2015 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इन संस्थाओं को सपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, उसके लिए क्या है कि बाल देखभाल संस्थाओं को इस तरीके से जो जो उसके मेंबर है वो इस तरीके से उनको प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे कि उन बच्चों को बेहतर इंसान बनाने में वो सफल हो सके। ठीक है, उन्हें नए नए तरीके, नई नई शिक्षाएं दे सके, उन्हें नई नई स्किल सिखाई जा सके। ठीक है, जिससे कि वो बेहतर इंसान बन सके। ठीक है, और उन जो वो समितियां बनाई गई हैं वो भली प्रकार से कार्य कर सके, क्योंकि जब उनके मेंबर प्रशिक्षित होंगे, सशक्त होंगे, ठीक है, और उनके काबिल होंगे, तभी वो जाकर बेहतर तो न्याय अधिनियम को बेहतर बना सकेंगे। ठीक है, जो उनकी समितियां होंगी, वो कमेटियां होंगी, मिलकर वो इन संस्थाओं के
और मिलकर विकास कर सकेंगे। ठीक है, और जब संस्थाएं विकास करेंगे तो बच्चों का विकास तो वही होगा। राज्य सरकार का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षा देना, देखभाल करना, शिक्षा देना, पुनर्वास तथा न्याय प्रदान करके उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है। अभी मैंने जितना भी आपको बताया है, पढ़ाया है, ठीक है, अगर उनमें से कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता है, कोई भी आपको टॉपिक क्लियर नहीं होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि मैम ये आपका जो है टॉपिक मुझे क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं उसे आपको दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं निष्कर्ष। किशोर न्याय प्रणाली के अंतर्गत आने वाले युवाओं को उन सुविधाओं से डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जिनका उपयोग उनके उपचार और पुनर्वास के लिए किया जा रहा है। हालांकि कई युवाओं को दुर्व्यवहार और गैरकानूनी तथा अमानवीय कारावास की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा, उपचार, स्वास्थ्य देखभाल और कानूनी सलाह की आवश्यकता वाले हिरासत में लिए गए तथा प्रतिबद्ध युवाओं को हिंसा, अस्वच्छ परिस्थितियों और कानूनी सलाह तक अपर्याप्त पहुंच के सुरक्षित रखने का अधिकार है। शोध से यानी रिसर्च से पता चला है कि युवाओं को ऐसी कठोर कारावास स्थितियों में रखने से हिंसा और अपराध दोहराने की दर बढ़ सकती है। इसीलिए किसी भी जो किशोर को है वो बड़े अपराधियों के साथ में या जेल में नहीं रखा जाता है। एक ऐसे समाज में जो पहले से ही दैनिक हिंसा और अपराध का सामना कर रहा है, कारावास में बंद युवाओं की देखभाल में कमियां हमारे बच्चों, परिवारों और समुदायों के कल्याण को और अधिक खतरे में डाल सकती है। इसीलिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 को और सशक्त रूप से लागू किया गया है। पुलिस, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति और राज्य सरकार ये सभी मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित और सम्मानजनक तथा बेहतर भविष्य प्राप्त हो। ठीक है, तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ आया होगा। कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं होता तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पॉइंट को आपको क्लियर करके बता दूंगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।